हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ साथ जो टॉपिक लगातार न्यूज में बना हुआ है, सेंटर स्टेट 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 रिलेशनशिप से रिलेटेड, कल्चरली सेंसिटिव है, पॉलिटिकली सेंसिटिव है। आज हम बात करेंगे शुरुआत से कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम पहले भी एक लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। मुझे लगता है उस टॉपिक को अगर आप आज के टॉपिक के साथ अगर देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए जो पहले हमने लेक्चर डिलीवर किया है उसका लिंक आपको आज के लेक्चर के एंड में हम देंगे। क्लिक करेंगे, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना होगा। पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक न्यूज में लगातार बना हुआ है। अभी लेटेस्ट हिंदी बॉलीवुड सिनेमा के बड़े फेमस एक्टर ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की, और उसका फिर रिएक्शन भी हुआ। बहुत सारे एक्टर्स ने, बाकी डिफरेंट इंपॉर्टेंट फिगर्स ने लगातार इसको अपोज करने की कोशिश की, क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है। हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की। पूरी डिबेट को समझेंगे कि यह पहली बार नहीं कि इस टॉपिक को लेकर कंट्रोवर्सी उभर रही है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को लेकर डिबेट में थी, उस वक्त भी यह इशू बड़ा कंटेंशियस बना रहा। साथ ही साथ इस बात को भी समझेंगे कि क्या रहा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और क्यों 1965 में तमिलनाडु में मेजर प्रोटेस्ट हुई जिसमें 60 से भी ज्यादा लोगों की जान गई, सिर्फ इस कंटेंशियस इशू की वजह से। कई लोगों ने अभी फेमस बॉलीवुड एक्टर के ट्वीट या रिएक्शन के काउंटर रिएक्शन में कहा कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं और हिंदी सिर्फ जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ऑफिशियल लैंग्वेज का जो इशू है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत हॉटली डिबेटेड, हॉटली कंटेस्टेड रहा। और जो प्रोविजंस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको एक कॉम्प्रोमाइज की तरह लास्ट में सेटल करना पड़ा, उन पे अराइव होना पड़ा, जिसमें यह भी कहा गया कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी, नेशनल लैंग्वेज नहीं। और इंग्लिश को हमारी इंडिपेंडेंस के बाद रफली 15 ईयर्स तक, या कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने के बाद रफली 15 ईयर्स तक कंटिन्यू किया जाएगा। अब पूरे इश्यू को इमोशनल होने के बजाय या इसमें मसाला लगाने की बजाय हमारे बाकी लेक्चर्स की तरह प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड पॉइंट से या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड पॉइंट से या ऑफिशियल क्या स्टेटस है हिंदी का, उस स्टैंड पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कौन सा वो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का वो आर्टिकल है जो क्लियरली कहता है कि हमारे यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो न्यूमरल्स होंगे उनके बजाय इंटरनेशनल फॉर्म उनकी यूज की जाएगी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। मतलब हिंदी में आप 1 2 3 4 5 लिखेंगे, उसके बजाय जो इंटरनेशनल न्यूमरल्स हैं उनको यूज किया जाएगा ताकि सभी के लिए आसान हो चीजों को समझना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेजरली डिवाइड रही इस बिटरली, हॉटली कंटेस्टेड क्वेश्चन के ऊपर, और जिसमें ऐसे स्टेट्स जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, उन्होंने शुरुआत में अपोज किया कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उनके लीडर्स ने इंसिस्ट किया कि इंग्लिश, जो हमेशा से ब्रिटिश राज या एनस्लेवमेंट, गुलामी का एक सिंबल रहा है, उसको तो डिसकंटिन्यू, एलिमिनेट, खत्म किया ही जाना चाहिए। और ओपोनेंट्स ने कहा कि इंग्लिश को अगर हम कर देंगे, हटा देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी का डोमिनेशन स्टार्ट हो जाए ऐसे एरियाज में जो इस लैंग्वेज को बोलते ही नहीं। वो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो, वो हो सकता है साउथ इंडियन स्टेट्स हो, या बाकी कुछ और भी पॉकेट्स हो सकते हैं। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पूरे डिबेट में उलझी हुई थी तो उस वक्त एक और नई डिमांड कि ना ही इंग्लिश ना ही हिंदी, क्यों ना संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए।
और कई ने कहा कि संस्कृत क्यों ना हिंदुस्तानी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। इसका मतलब लगातार डिफरेंसेस रहे, इंडिपेंडेंस से लेके कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग से लेके आज तक भी वो डिफरेंसेस काफी हद तक बने हुए हैं। और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, इस बात पे भी डिफरेंसेस थे कि स्क्रिप्ट कौन सी यूज करनी चाहिए। जैसे आर्टिकल 343 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियरली सजेस्ट करता है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की और देवनागरी स्क्रिप्ट इसमें यूज की जाएगी। जब धीरे धीरे डिबेट आगे बढ़ने लगी, हॉटली कंटेस्टेड इश्यूज को धीरे धीरे सेटल किया जाने लगा, लाइक ए हेल्दी डेमोक्रेसी एंड मैच्योर लीडरशिप, और जब ओपिनियन धीरे धीरे इस बात पे अराइव होने लगी कि हिंदी को अगर नेशनल लैंग्वेज नहीं तो कम से कम ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे तो रिकॉग्नाइज किया ही जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली। तो जो हिंदी के सपोर्ट में थे, प्रोपोनेंट्स थे, उन्होंने कहा कि देवनागरी स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया जाना चाहिए वर्ड्स के साथ न्यूमरल्स के लिए भी। कई ने कहा कि देवनागरी न्यूमरल्स के बजाय रोमन स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया जाना चाहिए क्योंकि इससे हिंदी को सीखना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। जो प्री डोमिनेंट ओपिनियन रही उस वक्त वो रही कि ना ही देवनागरी स्क्रिप्ट या न्यूमरल्स, ना ही रोमन न्यूमरल्स स्क्रिप्ट, इंटरनेशनल न्यूमरल्स को यूज किया जाए क्योंकि वो ज्यादा इंटरनेशनली प्रेवलेंट है, समझने में आसान है, कम्युनिकेट करना सभी के लिए इजी होगा। और अल्टीमेटली इस पूरी डिबेट के बाद, मतलब नेशनल लैंग्वेज हो, ऑफिशियल लैंग्वेज हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, हिंदुस्तानी हो, इसके अलावा कौन सी स्क्रिप्ट हो, देवनागरी हो, रोमन स्क्रिप्ट हो, इन सभी डिबेट्स के बाद जो फाइनल सेटलमेंट रहा, एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज जिसको आप कह सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 343 के थ्रू हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा इंग्लिश के लिए सजेस्ट किया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्ट में आने के 15 साल बाद तक इंग्लिश को यूज किया जा सकेगा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी कहा कि जब यह 15 साल खत्म हो जाएंगे तो पार्लियामेंट एक लॉ बना के डिसाइड कर सकती है कि क्या इन 15 साल के बाद भी इंग्लिश को और कंटिन्यू किया जाए या देवनागरी फॉर्म जो नंबर्स हैं उनको अब इंटरनेशनल न्यूमरल्स की तरह अलग अलग स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए क्या यूज किया जाना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के बारे में देखा, क्या क्या ऑप्शंस कंसीडर किए गए, फाइनली क्या कॉम्प्रोमाइज अराइव किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा पार्ट है जो लैंग्वेजेस के साथ डील करता है या लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस हमें देता है, वो है 8th शेड्यूल। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है वो कंटेन करता है सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट को। इनिशियली 14 या 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी 8th शेड्यूल में, लेकिन अब 22 लैंग्वेजेस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे 8th शेड्यूल में लैंग्वेज को ऐड किया जाता है या हटाया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पे पूरी तरह साइलेंट है कि किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया आप यूज करेंगे किसी भी लैंग्वेज को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने का अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही आपको रेफरेंस मिलेंगे इन लैंग्वेजेस से रिलेटेड। पहला मिलेगा आपको आर्टिकल 344(1) जो हमें प्रोवाइड करता है कि एक कमीशन बनाई जाएगी बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उस कमीशन में एक चेयरमैन होंगे, चेयरमैन के अलावा मेंबर्स होंगे। ये मेंबर्स जो अलग अलग शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, जैसे पहले 14 थी अब 22 हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए होने चाहिए। और जब कमीशन बनेगी इसका मेन पर्पस क्या होगा? इसका मेन पर्पस होगा कि ऐसी रिकमेंडेशन दे कि हिंदी को ऑफिशियल पर्पस के लिए और ज्यादा यूज हम कर सकें, साथ ही साथ इंग्लिश का जो यूज है उसको धीरे धीरे खत्म किया जा सके, रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो यह कहता है आर्टिकल 344(1). दूसरा जो रेफरेंस मिलता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आर्टिकल 351, आर्टिकल 351, जो सजेस्ट करता है कि यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी हिंदी को प्रमोट करना ताकि ये सभी एलिमेंट्स के लिए एक मीडियम बन जाए अपने एक्सप्रेशन का, और हमारा जो कॉम्पोजिट कल्चर है इंडिया का उसका ट्रू रिफ्लेक्शन हिंदी के थ्रू ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 351 यह भी सजेस्ट करता है कि अलग अलग जो एलिमेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के, एक्सप्रेशंस के, जो हिंदुस्तानी और लैंग्वेजेस के हैं 8th शेड्यूल में जो लिस्टेड हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एसिमुलेट करना चाहिए ताकि किसी ना किसी शेप और फॉर्म और डिग्री में एक सिमेट्री या यूनिफॉर्मिटी आने लगे हिंदी लैंग्वेज में। तो दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस और कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल जिसमें पहले 14 लैंग्वेजेस अब 22 लैंग्वेजेस। फिर
1965 की कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद से चीजें और ज्यादा कंटेस्टेड हो गई। जब 15 साल गुजरने लगे हमारी इंडिपेंडेंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ऐसा लगने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड था कि इंग्लिश को सिर्फ 15 साल के लिए ही यूज किया जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इंग्लिश को आगे कैरी आउट किया जाए, खत्म किया जाए, इंटरनेशनल न्यूमरल्स की बजाय अब देवनागरी स्क्रिप्ट को और न्यूमरल्स को यूज किया जाए या नहीं, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। और इसी एंटिसिपेशन में कि अब क्योंकि 15 साल खत्म होने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है उसको फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 को पास किया। और इसको पास किया कि 15 ईयर का जो पीरियड था कॉन्स्टिट्यूशन में, अब वो खत्म होने वाला है उसके एंटिसिपेशन में, और जिसमें 15 ईयर्स के लिए शुरुआत में इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए अलाउ किया गया था। पार्लियामेंट चाहती तो इस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के थ्रू इंग्लिश को खत्म कर सकती थी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। और इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 का जो ऑपरेटिव सेक्शन है वो प्रोवाइड करता है कि 15 साल के बाद भी इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा एज ऑफिशियल लैंग्वेज या फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। और ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 कब इफेक्ट में आया होगा, फोर्स में आया होगा? जनवरी 26, 1965। और इस डेट को मार्क किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जब अडॉप्ट किया हमने 26 जनवरी 1950 को, उसके 15 साल पूरे होते हैं। मतलब 15 साल की जो विंडो थी इंग्लिश को लेके वो अब खत्म होती है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट था कि पार्लियामेंट लॉ के थ्रू डिसाइड करेगी 15 साल बाद, वो इस लॉ के थ्रू हम डिसाइड करते हैं इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए 15 साल के बाद भी कंटिन्यू किया जाएगा। कई क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1959 में अश्योरेंस दिया कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, खासतौर से सेंटर और स्टेट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। इसका रिटन में हम मेंशन करेंगे जो भी एक्ट पार्लियामेंट पास करेगी। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में पास हुआ उसमें एक्सप्लिसिटली, मतलब अलग से लिखा हुआ यह अश्योरेंस नहीं दिखाई दिया, जिसमें यह कहा गया कि सेंटर और स्टेट की कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को यूटिलाइज किया जाएगा। तो कई स्टेट इससे भी परेशान हो गए, खासतौर से ऐसी स्टेट्स जो नॉन हिंदी, मतलब जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती एज प्राइमरी लैंग्वेज। उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने रीटरेट किया कि गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट करता है कि टाइम के साथ हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे सभी पर्पसेस के लिए। और जब ये डेवलपमेंट होने लगे तो उस वक्त जो आज का तमिलनाडु है, जिसको मद्रास कहा जाता था, उनको इस बात का डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर जबरदस्ती हिंदी को इंपोज कर दिया जाएगा। और उस वक्त यूपीएससी का जो एग्जाम था उसके लिए हिंदी को एज ए लैंग्वेज अडॉप्ट भी किया गया। तो उनके मन में एक एप्रीहेंशन हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम के साथ हर पर्पस के लिए सिर्फ हिंदी को ही यूटिलाइज किया जाए और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, पॉपुलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज पोजीशन में आ जाए, मतलब उनको नुकसान हो जाए क्योंकि उनकी फ्लुएंसी नहीं है हिंदी में, उनकी नॉलेज नहीं है अपनी लोकल लैंग्वेज में, हो सकता है जो कि हो सकता है तमिल हो, जो हो सकता है कन्नड़ हो, जो हो सकता है मलयालम हो, जो और भी कोई लैंग्वेज हो सकती है। तो हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं या पॉपुलेशन है उनको बेवजह का एडवांटेज मिल जाएगा। नॉन हिंदी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, स्टेट्स हैं या पॉकेट्स हैं या सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको बेवजह अपनी बिना किसी गलती के एक नुकसान हो जाएगा। और उनको लगने लगा कि अगर इसी डायरेक्शन में इंडिया बढ़ता चला गया तो हो सकता है फ्यूचर में जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनका शायद फ्यूचर उतना ब्राइट इंडिया में दिखाई ना दे। और तमिलनाडु में उस वक्त किस पार्टी गवर्नमेंट होगी? कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि लोगों को बेवजह इस तरह नहीं डरना चाहिए। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी जनवरी 1965 में मेजर प्रोटेस्ट तमिलनाडु या उस वक्त मद्रास कहा जाता था स्टार्ट हो चुके थे। और इन प्रोटेस्ट ने वॉलेंट टर्न लिया। कई सारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने भी इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया और ये कंटिन्यू रहे डीएमके या द्रविड़ मुनेत्र कजगम के लीडर्स को अरेस्ट करने के बावजूद भी। पुलिस फायरिंग में 60 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई और प्रोटेस्ट कई दिन तक लगातार चलते रहे। टाइम के साथ एजिटेशंस खत्म हुए, प्रोटेस्ट खत्म हुए, लेकिन तब तक जो कांग्रेस है
जो सेंट्रल गवर्नमेंट को उस वक्त रूल कर रही थी, उनको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगी कि जो ये इशू है लैंग्वेज का, ये इतना सिंपल नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और ये कहीं ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोसाइटली, खास तौर से तमिल स्पीकिंग पीपल या पॉपुलेशन के बीच में। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1976 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस रूल्स को फ्रेम किया, तो उस रूल्स में क्लियरली ये लिखा गया कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स हैं 1976 के, ये बाकी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होंगे, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर। अब उसके बाद एक और नया डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जब 1960s से ये प्रोटेस्ट लगातार हम देखने लगे और सेंटर की जो एजुकेशन 1960s में रोल आउट शुरू होना हो चुकी थी, तो उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को सजेस्ट किया गया कि ऐसे स्टेट्स जो हिंदी स्पीकिंग है उसमें हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज को यूज किया जाएगा एजुकेशन पॉलिसी में। सिमिलरली ऐसे स्टेट्स जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स नहीं हैं, वहां पर हिंदी, इंग्लिश और एक ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज को यूज किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग सिर्फ कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जो प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्चुअली एजुकेशन इंपार्ट करते हैं, और ऐसे स्टेट्स जहां पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल यूपी, फॉर एग्जांपल राजस्थान, जनरली एक थर्ड लैंग्वेज शायद ही कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाती हो। मतलब आप हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, हो सकता है इंग्लिश आप पढ़ें, थर्ड लैंग्वेज जनरली इग्नोर ही हो जाती है। तमिलनाडु तब से लेके आज तक इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपोज करता रहा है, और उन्होंने कहा हम सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, तमिल और इंग्लिश। हिंदी या किसी और लैंग्वेज में हम नहीं पढ़ाएंगे, अपनी एजुकेशन को नहीं इंपार्ट करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर किसी को हिंदी सीखनी है या हिंदी सीखने का शौक है या इंटरेस्ट है, तो अपनी मर्जी से खुद सीख सकते हैं, इसमें स्टेट कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो दोस्तों, यह कहानी है हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजन है। अगर एक शॉर्ट समरी हम देखें तो आर्टिकल जो 343 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन डिक्लेयर करता है, क्लियरली कहता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और ऑफिशियल लैंग्वेज इशू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम से हॉटली डिबेटेड इशू रहा है। एक कॉम्प्रोमाइज अराइव किया गया जिसमें कहा गया कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है विद देवनागरी स्क्रिप्ट, और इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए 15 ईयर्स तक कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट लॉ के थ्रू डिसाइड कर सकती है कि इंग्लिश को और आगे भी कैरी आउट किया जाए। साथ ही साथ देवनागरी स्क्रिप्ट वर्ड्स के लिए तो ठीक है, अगर न्यूमरल्स के लिए भी गवर्नमेंट को लगता है कि यूज करें इंटरनेशनल न्यूमरल्स के बजाय, तो वो भी गवर्नमेंट कर पाएगी। 1959 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू ने एश्योरेंस दिया कि इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल यूज खासतौर से स्टेट्स और सेंटर के बीच में कम्युनिकेशन का मोड मेथड रहेगी। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में पास हुआ, जो 26 जनवरी 1965 में फोर्स में आया, उसमें यह जो प्रोविजन था, यह जो एश्योरेंस था, यह इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, जिससे तमिलनाडु जैसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में एक डर, एक शंका, एक एप्रीहेंशन स्टार्ट हो गया। वायलेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गई जनवरी 1965 में। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस रूल्स फ्रेम हुए 1976 में, इस सेंसिटिविटी की वजह से बाकी इंडिया में लागू की गए, तमिलनाडु को छोड़ के। दोस्तों, सेकंड वीडियो अगर आप देखेंगे तो पूरा इश्यू आपके माइंड में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।